हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू दी MK जैन क्लासेस। और बेटा हम लोग ह्यूमन डिजीजेस में पढ़ रहे थे मलेरियल पैरासाइट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी प्रोटोजोन डिजीज हमारे कोर्स में एक और है जिसका नेम है अमीबिएसिस। और बेटा इसके साथ फिर हमारी डिजीजेज हो जाएंगी खत्म एंड टुडे वी विल ऑल्सो स्टार्ट द इम्यूनिटी। तो लेट्स फिनिश अप दीज डिजीजेज फर्स्ट। तो प्रोटोजोन डिजीज में बेटा अमीबिएसिस, तो इसके सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कोजेटिव एजेंट की। आपको पता है इस डिजीज को और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अमीबाइसिस को अमीबिक डिजेंट्री। ये भी इसी का दूसरा नेम है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? कौन है पॉजिटिव एजेंट? ऑब्वियसली एक प्रोटोजोन है क्योंकि ये प्रोटोजोन डिजीज है। तो कौन होगा वो? द नेम इज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कौन है बेटा इसका पॉजिटिव एजेंट? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन है ये? मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ है। कैसे 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 इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, कैसे मतलब ये नहीं करता, ये हमारी बॉडी तक पहुंचता कैसे है। मीन्स आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे ट्रांसफर होगा। बाय फीको ओरल कंटेमिनेशन। कैसे होगा? फीको ओरल कॉन्टैमिनेशन। समझते हो ना? कॉन्टैमिनेटेड फूड या कॉन्टैमिनेटेड पानी से, कोई भी गंदी जगह से हम खाना खा रहे हैं, कहीं से भी गंदी जगह से पानी पी लिया जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट प्रेजेंट थे, तो वो सिस्ट उस कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर। और ये फूड को कंटेमिनेट करने का काम कौन करते हैं? आर्थ्रोपोड वेक्टर्स, है ना। मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेस। तभी तो कहते हैं इन सब चीज़ों को अपनी खाने की चीज़ों से दूर ही रखो। मक्खी मच्छर से बचाने के लिए कवर करके रखो। कॉकरोचेस शुड नॉट बी देयर जहाँ पे भी आपका कुकिंग का काम या ईटिंग का काम चल रहा है, क्योंकि ये सारे क्या लाते हैं? अपने साथ गंदगी उठा के लाते हैं, फूड के ऊपर से घूम जाते हैं। वो गंदगी, वो सिस्ट कहाँ आ जाते हैं? हमारे फूड और पानी के अंदर। उसको जाने अनजाने में हम लोग खा जाते हैं। हम लोग खा गए तो वो सिस्ट कहाँ चला गया? बॉडी के अंदर। तो कहाँ पहुँच गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका? हमारी बॉडी के अंदर। तो कैसे कैसे कोर्स ऑफ डिजीज होता है, फिर इसके सिम्टम्स की भी बात करेंगे। कोर्स ऑफ डिजीज ये कैसे कोज करता है? ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है एज टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। एंटर्स इनटू आर बॉडी एज, कैसे? टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। किस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है? ये एक टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। टेट्रा न्यूक्लिएट समझ गए ना? ये एक सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 1 2 3 4। टेट्रा मीन्स 4, न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये एक सिस्ट है। सिस्ट का मतलब क्या है? इसकी क्या है? थिक वॉल है। जल्दी से इसके ऊपर ना हमारी किसी भी एसिड का कुछ, जैसे हमारे फूड के और खाने के थ्रू गए, मतलब खाने और पानी के थ्रू गया है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो कितनी सारे हमारे डिफेंस आते हैं बीच में। हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, है ना, हमारे सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम और बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो भी इसको नहीं तोड़ पाए। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में घुस गया, हमारे इसोफेगस से होके जा रहा है, हमारे स्टमक से होके जा रहा है और इंटेस्टाइन तक पहुंच गया। इवन हमारे स्टमक के एसिड्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि ये क्या है? एक हार्ड सिस्ट से एनसिस्टेड है। तो क्या है ये? एक टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। अब ये सिस्ट कहाँ पहुंच गया? थ्रू ब्लड स्ट्रीम, थ्रू अब ब्लड स्ट्रीम कह लीजिए, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ पे पहुंच गया बेटा? ये इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है ये बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन को। तो लार्ज इंटेस्टाइन अलोंग विद सम लोअर पोर्शंस ऑफ द स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो।
तो लार्ज इंटेस्टाइन तो सारा ही, कुछ लोअर नीचे नीचे का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको भी ये इन्फेक्ट करता है। तो ये सिस्ट वहाँ पे पहुँच गया। अब वहाँ पे जाके ये सिस्ट क्या करेगा, दिस सिस्ट विल अंडरगो वन न्यूक्लियर डिवीजन followed by cytokinesis, तो सिस्ट कैसा था, टेट्रान्यूक्लिएट। जब इसके अंदर हुई एक न्यूक्लियर डिवीजन तो क्या हो जाएगा, ये जो 4 न्यूक्लियाई थे ये किस में चेंज हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएंगे। कितने हो गए ये न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा बन गया है ना। चलो, तो ये कितने में चेंज हो जाएंगे बेटा, ये बन गए टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लियाई। 1 न्यूक्लियर डिवीजन हुआ ना, तो एक न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इंटू 2, तो यहाँ 4 थे वो डिवाइड हो जाएंगे इंटू 8, फॉलोड बाय दी साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, सबके आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और मेम्ब्रेन डेवलप कर लेंगे, सब अपनी अपनी क्या कर लेंगे, मेम्ब्रेन डेवलप कर लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा फिर, ये जो इनका सिस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा लूज पड़ चुका है। अब ये सिस्ट को इस पे प्रेशर लगाएंगे क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया इनका। अब इस पे प्रेशर लगाएंगे, सिस्ट टूटेगा और उसके अंदर से ये जो पार्टिकल हैं ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। और जब ये रिलीज होंगे पार्टिकल बेटा, तो इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज माइन्यूटा स्टेज। इसको हम बोलते हैं माइन्यूटा स्टेज। और ये माइन्यूटा स्टेज पता है कैसी है, इट इज़ नॉन पैथोजेनिक, कुछ नहीं करती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है। नॉन पैथोजेनिक, किसी भी तरह का हमें इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा अभी मंडरा रहा है हमारे सर के ऊपर, क्यों, क्योंकि वेरी सून दिस माइन्यूटा स्टेज विल चेंज इनटू मैग्ना स्टेज। किस में चेंज हो जाएगी, माइन्यूटा विल चेंज इनटू मैग्ना स्टेज। और ये जो मैग्ना स्टेज है ना बेटा, इट इज द पैथोजेनिक स्टेज, इट इज द पैथोजेनिक स्टेज। किसको इन्फेक्ट करेगी बेटा, ये हमारी इंटेस्टाइन को। कैसे इन्फेक्ट करेगी, पॉजिटिव एजेंट का नेम देखो, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टो देखो यहाँ पे, हिस्टो का मतलब क्या होता है बेटा, हिस्टो का मीन्स होता है टिश्यू। और लाइटिका वर्ड कहाँ से आया है, लाइसिस से। लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। समझ में आ गया क्या मीनिंग होता है, ब्रेक डाउन। तो क्या करेगी, हमारे टिश्यूज को ब्रेक डाउन करेगी। तो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लाइनिंग है हमारी सारी की सारी, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज करेगी। डैमेजेस आर इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लाइनिंग। तो वहाँ से जब म्यूकोजा लेयर हमारी टूटेगी, बहुत सारा म्यूकस निकलेगा, ब्लड वेसल्स भी ब्रेकअप हो जाएंगे, बहुत सारा ब्लड निकलेगा। तो क्या होगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अल्टीमेटली पंक्चर्स होने शुरू हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। और अगर जल्दी से इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये स्टेजेस जो है हमारे लीवर को, ब्रेन को, इन हिस्सों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, इवन लंग्स को। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ये डिजीज़ है। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं बेटा, सिम्टम्स की भी बात कर लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ क्या हैं, क्या होगा बेटा, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। क्या फेस करेंगे हम लोग, एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है। और क्या होने वाला है, डायरिया। डायरिया के साथ साथ क्या हो जाएगा, जब एब्डोमिनल क्रैम्प सारे, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो गया, तो कौन सी फीलिंग आती है हमें, नोजिया, वॉमिटिंग। उसके अलावा डायरिया में चेंज इनटू, जब केस सिवियर होता चला जाएगा, इट विल बिकम डिजेंट्री। अब डायरिया और डिजेंट्री में क्या फ़र्क है पता है ना, ये क्या है, लूज मोशन से एक तरह की, जब स्टूल हमारा बहुत लूज आ रहा है, वाटरी स्टूल। यहाँ पे क्या है, वाटरी स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस भी आ रहा है। तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में होता है वाटरी स्टूल। लेकिन अगर डिजेंट्री है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, वाटरी स्टूल के साथ ब्लड भी आ रहा है और उसके साथ म्यूकस भी आ रहा है।
तब ये बन जाती है डिजेंट्री। समझ में आ गया ना? तो इतनी ज़्यादा। और लेटर स्टेजेस में, लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन इट में इन्फेक्ट, किस किस को इन्फेक्ट कर सकता है? लीवर को भी, लंग्स को भी, इसके अलावा हमारे ब्रेन को भी। लीवर हो गया, लंग्स हो गए और हमारा ब्रेन हो गया। तो दिस वॉज द कोर्स ऑफ द डिजीज। तो अब ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज करना शुरू हो गया और वहाँ से स्टूल के थ्रू, फीसिस के थ्रू ये एक्सक्रीट भी होना शुरू हो जाएंगे बाहर। जब एक्सक्रीट होंगे तो अगेन एनसिस्टमेंट कर लेंगे, थिक लेयर बना लेंगे अपने आसपास और अगेन क्या बन जाएंगे? टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। और ये अलोंग विद द स्टूल, अलोंग विद द फीसिस पानी में, गंदे फूड में इधर उधर जाएंगे। वहाँ पे अगर मच्छर मक्खी बैठे, वो अपनी बॉडी के साथ इनको अटैच करके फिर दोबारा फूड को या वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो दिस जो मैग्ना है, इट इज़ दी ये वाली स्टेज, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट यही बनाती है। तो समझ में आ गया? बड़ी इजी सी है, कुछ भी नहीं है अमीबाइसिस में। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? एंटमीबा हिस्टोलेटिका। हिस्टोलेटिका इसके नेम से ही पता चल रहा है, हमारे इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ को की लाइसिस कोज करवाएगा। ये हो गया, इसके सिम्टम्स हो गए। ठीक है जी, चलो अब इसके बाद बेटा हमारी ना देखो, एक तरह से हमने जो एक टॉपिक शुरू किया था सबसे पहले रिलेटेड टू हेल्थ, देन डिजीज़, टाइप ऑफ डिजीज़, वेक्टर्स पढ़े, फिर कॉमन ह्यूमन डिजीज़ हमने पढ़ी, जिसमें हमने वायरल डिजीज़ पढ़ी, हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी, हेलमिंथिक डिजीज़ पढ़ी, फंगल डिजीज़ पढ़ी, प्रोटोजोआ डिजीज़ पढ़ी। ठीक है, जितनी हमारे कोर्स में मैक्सिमम मैं कवर अप कर सकती थी मैंने करवा दी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द न्यू टॉपिक, द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में तो डिजीज़ है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास सारी इम्यूनिटी हमें पढ़नी, और थर्ड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? ड्रग एब्यूज़, अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़। तो हम सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ अब मूव कर रहे हैं, और वो क्या है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसका नेम है बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्यूनिटी। क्या है इम्यूनिटी? रोगों से लड़ने की हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बोलते हैं इम्यूनिटी, है ना? हाँ, हिंदी में मैंने पता नहीं कैसे याद किया था इसको। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस कन्फर्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम, है ना? हम अपनी एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन लिखेंगे, चले लिखते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी to fight against pathogens conferred by immune system is called immunity। ठीक है जी, तो इम्यूनिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद दी पैथोजेंस। क्या होते हैं पैथोजेंस? क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, हमारे इम्यून सिस्टम का मतलब क्या? हमारी, अब देखो हमारे अंदर क्या है, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, डाइजेशन का सारा काम करा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कितने सारे सिस्टम हमारी बॉडी में है अपना काम करें। ऐसे ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम के पास क्या होती है? इम्यूनिटी। उसकी पावर को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। काम क्या कर रहा है ये इम्यून सिस्टम? हमारा इम्यून सिस्टम ना अपनी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल को जानता है, पहचानता है कि ये हमारी बॉडी के सेल हैं, क्योंकि हमारी हर सेल के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम जानता है ये हमारे प्रोटीन हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, इनको हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल कौन होगा? जो कोई नॉन सेल्फ होगा। नॉन सेल्फ का मतलब सेल्फ क्या है? अपनी बॉडी की सारी सेल। अगर इनके अलावा कोई भी चीज़ बाहर से अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी, वो क्या होगी? नॉन सेल्फ। उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन पार्टिकल, या उसको हम क्या कहेंगे? पैथोजन। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, प्रोटोजोआ, कुछ भी, फंजाई के स्पोर्स, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो क्या वो हमारी बॉडी का पार्ट थे? नहीं, वो नॉन सेल्फ थे। हमारी बॉडी को तो हमारा इम्यून सिस्टम जानता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो बाहर से हमारी बॉडी को इन्वेड कर रही हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इनको भी पहचान जाता है कि भैया ये हमारे बंदे नहीं हैं,
ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये बाहर से आ रही है, ये हमारे लिए नॉन सेल्फ है, ना ये हमारे गेस्ट है, हमने तो बुलाए ही नहीं, ये तो भाई ज़बरदस्ती इन्वेड कर रही हैं बॉडी को। तो उनको हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है, उनके साथ फाइट करता है, बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बैट होता है और उसमें उसको हरा दिया जाता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हरा नहीं पाता है तो वी फेल सिक, देन वी हैव टू रेफर टू अ डॉक्टर। समझ गए ना? तो इम्यूनिटी क्या करती है, जो अलग अलग तरह की डिजीज़ कोजिंग कोई भी फॉरेन मैटर जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें अनफिट कर सकता है, डिजीज़ कोज कर सकता है, उसके साथ फाइट करती है, हमें बचाती है। अब देखो मैं बोल रही हूँ, एयर के साथ पता नहीं यहाँ पे इस रूम के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी इस रूम के अंदर, एयर के अंदर भी कितना कुछ होता है। तो जब मैं बोल रही हूँ, सांस ले रही हूँ, तो इस एयर के थ्रू कितनी सारी चीज़ें मेरे माउथ के थ्रू मेरी बॉडी में जा रही हैं, तो मैं तो खड़े खड़े बीमार पड़ जाऊँगी। जा रहे हैं हम लोग फूड स्ट्रीट्स में खा रहे हैं, अच्छा गंदा सब हाइजीनिक खा रहे हैं, हर बार तो बीमार नहीं पड़ते, सब कुछ डाइजेस्ट मार जाते हैं। किस वजह से? भाई हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचाए हुए बैठा है। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन स्ट्रॉन्ग है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया, भैया क्या खा के आए हो, ये मर ही नहीं रहा है पैथोजन हमसे, देन वी फेल सिक। ठीक है? तो अब इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, हमें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, जितने भी फॉरेन पार्टिकल हैं, जो भी पैथोजन है, हमारे पास क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारे पास, अब इसकी मैंने क्या लिखे हैं, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम ना वैसे थोड़ा लेटर स्टेजेस पे पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक चीज़ कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो समझ आ गई ना, पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट दी डिजीज कोजिंग पैथोजेंस कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी ना बेटा, हमारी बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, एक होती है बेटा हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है जी। अब ये क्या होती है पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो हम एक्वायर करते हैं, विच इज एक्वायर्ड। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? विच इज रेडीमेड। देखो अभी मैं इसको ज़्यादा, अभी इसको अच्छे से समझाऊंगी, अभी एक बार और इसको हम डिटेल में लेंगे, थोड़ा कुछ चीज़ें जान लेने के बाद। अभी मैं बिल्कुल थोड़ा मोटा मोटा सा आपको आइडिया दे रही हूँ। पैसिव इम्यूनिटी होती है कहीं से बनी बनाई हमें चीज़ मिल रही है और हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं और वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर रही है। लाइक अब एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई भी बेबी नहीं बोलती है ना, मैं फीटस की बात करती हूँ पहले, तो अगर मदर के वोम के अंदर एक फीटस है, उस डेवलपिंग फीटस के पास उसका भी इम्यून सिस्टम तो चला ही नहीं है, इम्यून सिस्टम उसका काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन मदर के, कोई भी फीटस है अपनी मदर के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है, इसको यहीं पे करें क्या, चलो। फीटस है वो अपनी मदर के साथ कैसे अटैच्ड होता है बताओ? बाय मीन्स ऑफ, क्या होता है इन दोनों के बीच में? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या निकलती है? अम्बिलिकल कोड। और इस अम्बिलिकल कोड के थ्रू ही सारा सामान मदर से कहाँ जा रहा होता है बेटा? फीटस को। जो भी फूड मदर खा रही है वो डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि बच्चा तो अंदर उसको थोड़ी खाना दे रहे हैं। जो डेवलपिंग फीटस है, सारा हम पढ़ के आए हैं, वैसे मैं क्यों बता रही हूँ इतनी डिटेल, है ना, हम सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं। तो हमें पता है मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन है, फूड वो यहाँ से खा रहा है, मतलब जो प्लेसेंटा है वो फीटस के लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन भी है, एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, सब कुछ है वो उसके लिए, पता है ना, हमने पढ़ लिया था। तो बेटा अब मदर के थ्रू इतना कुछ आ रहा है, तो किसी तरह का कुछ इन्फेक्शन भी तो यहाँ पे एंटर करके प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है फीटस में। वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, पर फिर भी फीटस को ज़रूरत है ना यहाँ पे इम्यूनिटी की। तो सिर्फ वैसे हमारे पास क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, अब आपको एंटीबॉडी भी नहीं पता होंगी, ठीक है, पहले आप समझिए, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसको हम बोलते हैं बेटा एंटीजन। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है? जो हमें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड हमारी बॉडी के अंदर आ गया, जो अनवांटेड है, डिजीज कॉजिंग है, और क्या है वो? नॉन सेल्फ है, हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, कहीं बाहर से हमारी बॉडी में एंटर कर गया, दैट इज एंटीजन।
हमारा इम्यून सिस्टम उससे कैसे लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है? हमारे इम्यून सिस्टम के पास सोल्जर्स हैं, और उन सोल्जर्स को हम क्या बोलते हैं? उन सोल्जर्स को बेटा हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती हैं? दीज आर दी सोल्जर्स ऑफ आर इम्यून सिस्टम। ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ फाइट करती है, और ये एंटीबॉडीज जो है ना बेटा, हमारी बॉडी के अंदर होती हैं 5 टाइप्स की। तो मदर से एक एंटीबॉडी है दैट इज IgG, 5 में से ओनली 1 कैन ट्रैवल, और वो कौन सी एंटीबॉडी है? IgG, जो मदर से और फीटस में ट्रैवल कर सकती है थ्रू अम्बिलिकल कोड। तो इसके पास क्या है? अपना इम्यून सिस्टम चला नहीं है, लेकिन मम्मी से इम्यूनिटी लेके बैठा हुआ है, एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेरे को अभी बनानी नहीं आती, पर हाई मैं बीमार पड़ गया तो कोई बात नहीं, मदर के प्लेसेंटा के थ्रू एक ही एंटीबॉडी है जो ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम मदर टू दी फीटस थ्रू दी प्लेसेंटा। कौन सी है वो? IgG। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये नीट के अंदर बेटा आया हुआ है, IgG कैन ओनली ट्रैवल। तो ये वहाँ जाएगी तो एंटीबॉडी इसके पास है, इन्फेक्शन से कॉम्बैट कर लेगा। ठीक है, ये तो अभी मदर के वूम के अंदर था, सेफ था, सब कुछ था। अब भाई डिलीवरी हो गई, पार्चुरेशन हो गया, अब ये बच्चा आ गया बाहर, बाहरी दुनिया में आया है, तो अब क्या होगा? अब तो भाई इम्यूनिटी की ज़रूरत है। अब वो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट तो इसके चारों तरफ है नहीं, मदर के यूटेरस का या मदर के वूम का, तो अब तो ये बाहरी वर्ल्ड में आ गया, अब इसको ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है। अब ये इम्यूनिटी कहाँ से लेगा? IgG तो इसके पास थी जब मदर के वूम में था, अब क्या करेगा? बाहर आ गया है। अब मदर जब अपनी फीड कराती है ना, फर्स्ट फीड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोलोस्ट्रम। येलोइश कलर का हमने फर्स्ट मिल्क सुना था ना, सुना क्या था, पढ़ा भी था। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है बेटा? इसके अंदर हमने कहा था ना, प्रोटीन भी होते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसके अंदर सब कुछ मतलब जो भी हमें चाहिए, फैट्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? विटामिन्स भी प्रेजेंट है। एंड अलोंग विद ऑल दैट कोलेस्ट्रम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक एंटीबॉडी जिसको हम बोलते हैं IgA। तो IgA जब मदर फीड कराएगी अपने बेबी को, तो उसको वहां से क्या मिल जाएगी? रेडीमेड एंटीबॉडीज, रेडीमेड इम्यूनिटी वो अपनी मदर से थ्रू हर फीड क्या रिसीव कर रहा है? IgA एंटीबॉडी। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट पे कि मदर की फीड के थ्रू जो पैसिव इम्यूनिटी बच्चा लेता है, दैट इट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी IgG, IgA, IgE, IgM, और जो एक रह गई मुझे याद नहीं कौन सी रह गई, ठीक है। तो IgA है जो मदर की फीड से बच्चे को मिल रही है। तो जो बच्चे बॉटल फेड होते हैं, समझ रहे हो, जो मदर की जो ब्रेस्ट मिल्क पे फीड नहीं कर रहे हैं, बॉटल से पिला रहे हैं हम उनको, तो उन बच्चों के अंदर इस इम्यूनिटी का लैक होता है, उनके पास ये इम्यूनिटी नहीं होती। तो जब बच्चा मदर के वूम में है, उसके पास कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं? IgG। और जब वो पैदा हो गया, बाहरी वर्ल्ड में आ गया, तो मदर की फीड के थ्रू उसको क्या मिल रही हैं? IgA। नाउ इन फ्यू वीक्स इसको क्या करना पड़ेगा? ये इनसफिशिएंट हो जाएंगी भैया, इनसे मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे खुद का इम्यून सिस्टम, क्योंकि अब मैं बाहर की दुनिया में आ गया हूँ, तो मुझे अपना इम्यून सिस्टम खुद से चलाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। फिर आफ्टर फ्यू वीक्स जो फीटस है, जो जो मतलब नया जन्मा बच्चा है, वो अपना इम्यून सिस्टम अपने आप से डेवलप करना शुरू कर देता है, अपनी एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देता है। तो जब वो अभी अंदर था बॉडी के, और जब पैदा हुआ तो उसको कौन सी इम्यूनिटी मिल रही थी? ये दोनों इम्यूनिटी उसको कैसी मिल रही थी? इन दी रेडीमेड फॉर्म, अपने आप से उसने कुछ नहीं किया था। यहाँ भी मदर से मिल रही थी उसको थ्रू प्लेसेंटा, यहाँ पे फीड के थ्रू मिल रही थी। तो ये दोनों की दोनों इम्यूनिटीज़ कौन सी हैं? दिस इज़ नोन एज दी पैसिव इम्यूनिटी। उसने अपनी इम्यूनिटी नहीं बनाई थी, उसकी मम्मा ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, ये एंटीबॉडीज़ उसको दे के। लेकिन आफ्टर फ्यू वीक्स अब वो बाहरी दुनिया में है, ये दो एंटीबायोटिक से, इन दो एंटीबॉडी से तो काम चल नहीं सकता, तो वो अपनी एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है। जब वो अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, अपनी एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज एक्वायर, कि वो अब इम्यूनिटी एक्वायर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज द एक्टिव इम्यूनिटी। याद रखोगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बना के दे दिया है। अब इसको एक यही चीज़ को थोड़ा अलग टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे, अभी आएगा ये हमें, पर उससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं बेटा? काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ये एक तरह की हमारी मतलब इम्यूनिटी ही तो है, इम्यूनिटी की ही बात चल रही है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स की बात चल रही है। हमारी इम्यूनिटी क्या कर रही है? एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे लिए, हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचा रही है, प्रिवेंट कर रही है। तो कितने टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं बेटा? हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं 2 टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं।
एक होता है बेटा हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ भी बोल लो। तो इसको आप काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म या काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। या एक ऐसे कह लीजिए आप इसको, जैसे हमने पीछे पढ़ी ना, एक होती है बेटा हमारे पास, चलो पहले यही लिख लेते हैं, क्या लिख रही थी मैं, ओहो हो, नॉन स्पेसिफिक। एक्चुअली मेरे साथ ये क्यों होता है पता है, मैं आपको मैक्सिमम सिंप्लीफाई और जर्नलाइज करके चीज़ें पढ़ाना चाहती हूँ कि आपको टफ नहीं लगे, डिफ़िकल्ट नहीं हो, इतनी टर्मिनोलॉजी, इतनी क्लासिफिकेशन, अरे हमें नहीं याद हो रही, वो नहीं करना चाहती बस मैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर है। ये वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना बेटा, नॉन स्पेसिफिक वाला, ये पता है कैसा है, इट इज इनेट। इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज इनेट, या इसको हम बोलते हैं इनबोर्न इम्यूनिटी, जो इंडिविजुअल में राइट फ्रॉम इट्स बर्थ प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंस बर्थ। सिंस बर्थ ये प्रेजेंट है बच्चे को, भगवान ने दे के भेजा है कि भाई अब तो नीचे जा रहा है धरती पे, है ना, बहुत सारी चीज़ें तेरे को घेर सकती हैं, बीमार कर सकती हैं, ये लो कुछ प्रसाद मेरी तरफ से आप लेके जाओ इन दी फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी। तो ये वो नेचुरल चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं इनेट। तो क्या है ये, सिंस बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैसी है ये, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इनका एक्शन का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब पता क्या है, चाहे कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जा रहा है इन्फेक्ट करने के लिए, या कोई फंगस जा रही है, या कोई प्रोटोजोन जा रहा है, या कोई नीमेटोड, कुछ भी जा रहा है किसी भी टाइप का, उसे कुछ नहीं लेना देना है, बैक्टीरिया है, फंजाई है क्या नहीं है, मेरे पास एक ही तरह का रिस्पॉन्स है सबके लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग टाइप के जो पैथोजेंस हैं उन पे एक ही तरह का अटैक करेगा ये, कि मुझे आपको अपनी बॉडी से दूर रखना है, मैं डिफेंस हूँ, मैं सिपाही हूँ अपनी बॉडी का, मैं तुम्हें अंदर घुसने नहीं दूंगा। तो हर एक के लिए इसके पास क्या है, तो ब्रॉड का मतलब होता है जो एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल सकती है, ब्रॉड। और स्पेसिफिक क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक वाला है ना बेटा, ये होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में। जब हम किसी भी डिजीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या बनाती है, फिर एंटीबॉडीज़, फिर वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है कि जब नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन आएगा तो आर एंटीबॉडीज़ विल बी रेडी और हमें जल्दी से वो डिजीज़ नहीं होगा। तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है ना बेटा, दैट इज़ नैरो, नैरो स्पेक्ट्रम। क्यों नैरो स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का ये नॉन स्पेसिफिक था, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई सी भी तरह का पैथोजन आ रहा है, मुझे तो एक ही तरह का अटैक करना था, लो देगा। ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, अगर बैक्टीरिया आ रहा है मेरे पास, उसके लिए अलग रिस्पॉन्स है, मैं करंट लगा दूंगा। मेरे पास अगर फंजाई आ रही है तो मैं उसको लात घूसों से मारूंगा। अगर बॉडी के अंदर कोई प्रोटोजोआ घुस रहा है तो उसको थप्पड़ लगेगा, कोई और घुस रहा है तो कोई और, मतलब कि हर एक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा इस इम्यूनिटी के पास। समझ में आ गया क्यों इसको स्पेसिफिक और इसको नॉन स्पेसिफिक बोला है, कि ये नहीं पहचानता बैक्टीरिया है, वायरस है, नीमेटोड है, हेलमिंथ है, कौन घुस गया कौन नहीं घुस गया, बस मेरा काम है बचाना। कोई भी चीज़ जिसको मैं नहीं जानता, स्टे अवे, वो वाला काम है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है, सबको एक ही रिस्पॉन्स देगा। ये कैसा है, स्पेसिफिक है, वो पहले पैथोजन को पहचानेगा, बैक्टीरिया है मेरे को ऐसी एंटीबॉडी बनानी है, बैक्टीरिया भी कौन से टाइप का बैक्टीरिया है उसके लिए उसी टाइप की एंटीबॉडी बनाएंगे, वायरस है तो मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है, कोई हेलमिंथ है तो मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है, कोई प्रोटोजोन है तो मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है। तो सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। और क्या है, ये एक्वायर करते हैं हम अपनी लाइफ टाइम में, खुद डेवलप करते हैं। और ये क्या होता है, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें राइट फ्रॉम द बर्थ मिलती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है बेटा, इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे दो लाइन, हमारी बॉडी की ना इम्यूनिटी की 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, मतलब 3 जगह पे हमारी बॉडी के चेक पॉइंट्स हैं। पहला चेक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो नॉन स्पेसिफिक के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, नॉन स्पेसिफिक में है हमारे पास
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरी आती है यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो पहले हमारे ये दो सोल्जर्स खड़े हुए, सबसे आउटर बॉडी के जो खड़े हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी का। कोई भी चीज़ आया तो सबसे पहले इनसे टकराना पड़ेगा। कौन हो सकते हैं वो सोच सकते हो, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अगर मेरी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहता है तो सबसे बड़ा जो शील्ड मेरी बॉडी के पास है वो क्या है, द कवरिंग ऑफ माई स्किन। हर एक के पास है ना। तो स्किन क्या है, हमारा सबसे बड़ा बैरियर। अब सोच के देखो, जब हमें कोई कट लगता है, कोई इंजरी लगती है, कोई वूंड बनता है, हमारी स्किन वहाँ से खुल जाती है, तो उसके थ्रू हमें सेप्सिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना, कि अरे 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 पक जाएगा, बारिश का मौसम चल रहा है या कुछ और इसमें नहीं हो जाए, तो हम फटाफट उस पर ऑइंटमेंट लगा के और सब उसको फटाफट हील करना चाहते हैं ना, क्योंकि इस कट या वूंड में से डायरेक्टली कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले सकता है। तो अगर यहाँ पे कट वुंड नहीं होता तो हमें डर नहीं है। अब हमारी स्किन इंटैक्ट है तो वी आर सेफ। हमें पता है स्किन को, किसी भी चीज़ को अंदर घुसना है तो पहले स्किन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर क्या आती है बेटा, एक तो आती है हमारी ऐसे नहीं पढ़ाते, इसको ऐसे पढ़ा लेते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास आते हैं, एक आते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स और दूसरे आते हैं बेटा हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ये एक टेबल ना हम पहले ही बना लेते हैं ताकि बाद में जब हम कंटेंट पढ़ें तो हम परेशान ना हो। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में बेटा हमारे पास क्या आते हैं, अभी दो चीज़ें, जब फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर लड़ लिए ना, अगर इनसे भी कोई चीज़ नहीं संभली कि नहीं मैं तो इनको भी कॉम्बैट करके, इनको फाइट करके और मैं अंदर पहुंच ही गया हूँ, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फिर एक्शन में आती है। अच्छा बाहर वाले सारे सोल्जर्स मार रहे हैं, कोई बात नहीं हम बैठे हुए हैं, आ जाओ। ये होते हैं बेटा हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं हमारे पास सेलुलर बैरियर्स, और होते हैं हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स, और होते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे फीवर, एक होता है हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एक्शन या इन्फ्लेमेशन, एक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारे के सारे आते हैं हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो फीवर ऑल्सो। क्या फीवर हमें बचा रहा है किसी चीज़ से? हाँ, मैंने मलेरियल पैरासाइट के लाइफ साइकिल में भी बताया था, जब गैमीटोसाइट्स बन गए थे उससे फर्दर वो स्टेज हमारे अंदर नहीं आगे चली ना, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हीमोजोइन की वजह से हमें बुखार चढ़ना शुरू हो गया था। हीमोजोइन क्या था? एक पायरोजन था। पायरोजन क्या करता है? हमारे हाइपोथैलेमस को, हमारे हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी, उसको रीसेट कर देता है एट अ हायर टेम्परेचर। पायरोजन का काम क्या होता है? हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, अभी टेम्परेचर बढ़ाओ। बढ़े हुए टेम्परेचर में क्या होता है, कोई भी पैथोजन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो अपनी फर्दर स्टेजेस कंप्लीट नहीं कर सकता लाइफ साइकिल की। तो वही लाइफ साइकिल उसका वही ट्रैप रह जाता है, क्योंकि हमें बुखार चढ़ना शुरू हो गया। और ज़्यादा फीवर में कभी भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, तो उसी स्टेज तक बस वो रह जाता है। फिर जब मच्छर काट के उन स्टेजेस को ले गया ना, फिर वहाँ जाके अपना वो सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। तो फीवर भी हमारे लिए क्या है, एक लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी की। और यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक में आ जाता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। पहले तो बताओ, ये जान के थोड़ा अच्छा लगा कि हमारी बॉडी के पास भी क्या बोलते हैं, 3 लेयर प्रोटेक्शन है, 3 टियर प्रोटेक्शन है हमारे पास। कि सबसे पहले लड़ने के लिए हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिनको हम फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर अभी पढ़ाऊंगी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर इन दोनों को भी पेनिट्रेट कर दिया किसी पैथोजन से, मतलब वो शक्तिशाली है, कोई बात नहीं, आ जाओ, फिर हमारी सबसे शक्तिशाली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बैठी हुई है। ठीक है, तो ये है हमारी लाइन ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ लेते हैं कि बॉडी को ऐसा क्या मिला हुआ है भैया जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने अभी अभी आपको बताया, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं हमारे पास फिजिकल बैरियर्स ऑफ द बॉडी, और दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है इसमें? फिजिकल बैरियर्स क्या है? फिजिकल जो बाहरी, फिजिकल होता है ना, फिजिकल का मीनिंग यही होता है ना, बाहरी।
तो बाहरी रूप से जो हमें सबसे आउटर साइड से जो हमें बचा रहे हैं, और इन फिजिकल बैरियर में नेम आता है बेटा, सबसे पहले नेम आता है हमारी स्किन का, जिसका रोल मैं अभी बता के हटी हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करना है, सपोज मेरी आइज़ क्लोज हैं, सब कुछ सब बंद, तो कोई भी पैथोजन अगर एंटर करना चाहेगा तो सबसे पहले उसको स्किन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रोटेक्टिव लेयर हमारी बॉडी के पास जो है दैट इज स्किन। स्किन के बाद बेटा दूसरा जो हमारे पास फिजिकल बैरियर आता है, दीज आर आर म्यूकस मेम्ब्रेन्स। दूसरा प्रोटेक्टिव क्या है बैरियर? म्यूकस मेम्ब्रेन्स। क्यों मैम म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्यों? क्योंकि देखो आँख वाँख सब बंद करके हाथ ऐसे रख के हम तो बैठे हुए हैं, घुसो कहाँ से घुसोगे? घुस सकते हैं कहाँ से? नाक। मुंह खोला, मुंह के थ्रू घुस गए। और हमारी जो जेनाइटल ओपनिंग्स हैं, वेजाइना है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, उनके थ्रू भी तो डायरेक्ट एंट्री बॉडी के अंदर ले सकता है पैथोजन। ईयर है ना? तो ये सभी चीज़ें, ये जो हमारी ओपनिंग्स हैं एक तरह से, इन ओपनिंग से भी तो डायरेक्टली पैथोजन अंदर घुस सकता है। दीज आर नॉट लाइंड बाय, अब नोस्ट्रिल हमारी ऐसे क्लोज थोड़ी है, क्लोज हो गई, सांस कहाँ से लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकालेंगे, समझ रहे हो ना? तो ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं जितनी भी, यहाँ पे भगवान ने हमें क्या दिया हुआ, नेचर ने हमें दी हुई है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा ये म्यूकस मेम्ब्रेन? ये प्रेजेंट है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पूरे को लाइन किया हुआ है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरी तरह से लाइन किया हुआ है, और हमारा जो यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसको भी लाइन किया हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन्स ने। यही तो ओपनिंग्स है। नाक से गया तो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कहाँ से जाएगा पैथोजन? हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ना नोस्ट्रिल से लेके और नीचे तक पूरा का पूरा लाइंड है थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वो जो म्यूकस सीक्रेट होता रहता है ना, उस म्यूकस में फंस जाते हैं। नाक में से निकालते हो ना, तो वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल और बहुत सारे जो पैथोजन्स, ये वो चीज़ें ट्रैप हो जाते हैं हमारे म्यूकस में, तो उनको हमें टाइमली क्लीन करना पड़ता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर माउथ के थ्रू एंट्री ले ली तो यहाँ तो स्किन नहीं है, यहाँ भी भगवान ने हमें क्या दिया है, पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा क्या है, इट इज़ लाइंड बाय दी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी म्यूकस में ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप हो गए और सीधा फिर कहाँ से, 2 नंबर की गाड़ी से बाहर। उसके बाद है हमारे पास यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट वेजाइनल ओपनिंग हो गई, मेल के अंदर जो पेनिस है उसकी ओपनिंग हो गई, वहाँ से भी तो कोई भी चीज़, कोई भी पैथोजन, क्योंकि क्या है ये बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, जरा सी ओपनिंग दिखी नहीं और एंट्री ले ली। अगर वहाँ से एंटर हो गए तो वहाँ भी इसीलिए भगवान ने क्या दिया हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है। ये जो सारी जगहें मैंने बताई हैं ना, वो आपको पता है हर जगह म्यूकस है, यू कैन चेक, फील कर सकते हो ना। जितनी वेजाइनल या यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग्स है वहाँ पे भी म्यूकस प्रेजेंट है। मॉइस्चर है ना वहाँ पे, मॉइस्ट है, किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हमारा है ना, नहीं यकीन आता थोड़ा डीप फिंगर डाल के देखो नोज के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जो, वो भी सारा का सारा लाइंड है। तो ये तो है बेटे हमारे फिजिकल बैरियर्स, जो बाहर से, जो सबसे पहले सोल्जर अड़के खड़े हुए हैं सबसे आगे कि आओ हिम्मत करके दिखाओ, घुस के हम खड़े हैं। लेकिन अगर किसी ने हिम्मत कर ली, इनसे जीत गए तो कोई बात नहीं, आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या बैठे हुए हैं बेटा, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में पता कौन आती हैं, हमारी सिक्रीशंस। सिक्रीशंस, हर हिस्से की सिक्रीशन, जैसे स्किन की सिक्रीशन। अब सिक्रीशन में सबसे पहले नेम आ जाता है लाइक हमारा जो स्वेट है एंड ऑयल्स, सिक्रीट करते हैं ना फ्रॉम स्किन। वो क्या करता है, अब स्वेट के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। उसके अलावा क्या होता है, स्वेट के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। क्या करता है, ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, ऐसे ही मार देगा बैक्टीरिया को। तो ऑयल्स हैं वो ट्रैप कर लेंगे, और हमारे इतने सारे सोल्ट्स निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो ये सारा का सारा स्वेट एंड ऑयल्स क्या करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन ही तो कर देंगे बॉडी की। आने दो किसी पैथोजन को, हम ही लड़ लेंगे, बाहर से ही मार देंगे। दूसरा क्या है, हमारी आंखों में से जो आंसू आते हैं, टीयर्स, हमारा टीयर हो गए, एंड हमारा सेलाइवा हो गया। आइज़ के थ्रू कोई घुस के देखे, आइज़ के ऊपर हमेशा क्या रहती है, एक वाटरी फिल्म रहती है ना हमारी आइज़ में, उस वाटरी आइज़, या उनको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से टीयर की एक फिल्म हमारी आइज़ पे हमेशा रहती है।
तो इन टीयर्स के अंदर, सलाइवा के अंदर भी क्या होता है, दीज ऑल्सो कंटेन दी लाइजोजाइम एंजाइम। ये क्या करेंगे, ये भी एंटीबैक्टीरियल है, किल कर देंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई, इनसे बच के, म्यूकस से बच के, हर चीज़ से बच के, सपोज पैथोजन हमारे फूड के साथ लिपट के अंदर चला गया, जाने दो कोई बात नहीं, हमारे स्टमक के पास जाएगा। स्टमक के अंदर क्या है, HCl इन स्टमक। भाई वो तो अच्छी अच्छी चीज़ को घोल के रख देगा HCl, तो वहाँ पैथोजन कहाँ बचेगा। चलो जी, और क्या चीज़ है हमारे पास, अगर HCl से भी वो किसी तरह बच गया तो हमारे पास क्या है, बाइल भी तो है। तो बाइल क्या होता है, बड़ा बिटर से टाइप का एल्केलाइन फ्लूइड होता है, तो उस बाइल में डिजोल्व होके मर जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या है, अब सपोज करो ईयर के थ्रू घुस गया मैम, तो ईयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सीरुमन। क्या होती है सीरुमन, ईयर वैक्स को बोलते हैं हम, ईयर वैक्स। गॉट इट। अच्छा, अब अगर वेजाइनल ओपनिंग से घुस गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं बचा पाई, तो क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग के पास क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। लिख लीजिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऑफ वेजाइना। तो वेजाइनल ओपनिंग से जाएगा तो लैक्टोबैसिलस बैठे हुए, इसीलिए तो कहा जाता है बार बार ना दिन में मुंह धो, 1-2 बार दो, ज़्यादा बार नहाओ भी मत। क्यों, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर जो स्वेट की लेयर है, ये जो इतनी सारी सिक्रीशंस है, लाइजोजाइम है, वो बार बार हम धोते रहते हैं, तो हम अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को उतार रहे हैं। बट दैट डजेंट मीन कि हम अनहाइजीनिक हो जाए, हम नहाना बंद कर दे, फिर क्या होगी, माइकोसिस होनी शुरू हो जाएगी, टीनिया हो जाएगा, समझ रहे हो ना, फंगल डिजीजेज लगनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या करना है हमें, मतलब, और ऐसे ही वेजाइनल डाउचीज क्यों नहीं प्रेफर करते, डॉक्टर बोलते हैं ना कि फ्रीक्वेंट वेजाइनल डाउचीज आर नॉट प्रिस्क्राइब टू यू, कभी भी नहीं कोई रिकमेंड करेगा, क्योंकि वेजाइनल डाउचीज आप बार बार लोगे, है ना, उस डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करोगे, ये अलग अलग डिसइंफेक्टेंट आते हैं ना फीमेल के वेजाइनल वॉशिंग के लिए, नेवर यूज़। तो वो पीएच चेंज करते हैं वेजाइना का, जिसमें लैक्टोबैसिलस फिर अच्छे से फ्लॉरिश नहीं कर सकता। और बार बार डाउचेस लेने से क्या हो जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को हम क्लीन करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, हम अपनी इम्यूनिटी को एक तरह से धो डाल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना, इट इज़ प्रेस्क्राइब ट्वाइस और थ्राइस अ डे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम ने ऐसे बोला था, हमने तो इम्यूनिटी बचा के रखनी है जी, हम तो नहाते ही नहीं, हम कुछ धोएंगे नहीं, हम कुछ नहाएंगे नहीं, तो ये काम नहीं करना है। मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना है कि वो वहम ही हो गया, दिन में 4-4 बार हम नहा रहे हैं, 6-6, 7-7 बार मुंह धो रहे हैं, तो भैया उससे कुछ नहीं होने वाला, और इन्फेक्शंस आ जाएंगे स्किन के ऊपर, समझ गए। तो ये सारी की सारी, ये सारी सिक्रीशंस हैं जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आती। कोई इसमें रह गई हो, आप कहीं से पढ़ो तो प्लीज़ ऐड कर लेना। इसमें नेज़ल सिक्रीशंस भी आप ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हैं हम, नेज़ल सिक्रीशंस। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी गट के अंदर रहते हैं, वो भी किल करते हैं आने वाले पैथोजेंस को। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ गट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ गट। हमारी गट में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, वो भी प्रोटेक्टिव होते हैं, उनमें से बहुत सारे हमारे लिए। तो फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ गई। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो इतनी सारी सिक्रीशंस भगवान ने नाक में भी दी हैं, आँख में भी दी हैं, कान में भी दी हैं, वेजाइना में, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, मतलब जितनी भी एक्सटर्नल ओपनिंग्स है, विच आर एक्सपोज टू दी आउटसाइड, समझ रहे हो ना। एक्सटर्नल ओपनिंग से तो बड़ी जल्दी कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर घुस सकता है, तो उनसे बचाने के लिए भगवान ने हमें वहाँ पे क्या दी है, डिफरेंट टाइप की सिक्रीशंस दी हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन दी हैं, ताकि डायरेक्टली वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाए। अब आ जाइए बेटा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में बेटा हमारे पास एक आते हैं सेल्यूलर बैरियर्स, दूसरे आते हैं बेटा हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स, और तीसरे आते हैं हमारे पास फीवर। फीवर के साथ साथ हम बात कर लेंगे इन्फ्लेमेशन की भी, और हम बात कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की भी। ठीक है जी, ये है हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब फिजियोलॉजिकल को सेकंड मत बोलना, वो फर्स्ट ही है, कि बाहरी तौर पे जो हमें बचा रहे हैं पैथोजन से, वो सारी फर्स्ट लाइन है। फिर उनके अंदर जो
अब उनके अंदर बाहर की चीज़ों के बाद क्या चीज़ें आ गई, सेलुलर चीज़ें आ गई, वो हमारा क्या हो गया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब सेलुलर बैरियर में बेटा हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है PMNL। क्या होता है ये PMNL, पोली मोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स। मीन्स किसके बारे में बात करेंगे हम, न्यूट्रोफिल्स। क्या हैं ये, न्यूट्रोफिल्स। और हम किसके बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दी मोनोसाइट्स, देन विल टॉक अबाउट दी मैक्रोफेजेस, देन विल टॉक अबाउट दी NK सेल्स। और जब साइटोकाइन बैरियर की बात होगी तो विल टॉक अबाउट दी इंटरफेरोन्स। ठीक है बेटा, लेकिन इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी के लिए सिर्फ मैंने ये टेबल बना के आपको इसलिए दिए हैं, देखो अभी टेबल से ना आपको इजी हो जाएगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है, थर्ड तो अभी बताई नहीं, थर्ड को पढ़ाएंगे, पहले ये दोनों खत्म कर लें। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने खत्म कर ली, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का भी पूरा चार्ट मैंने आपको बना के दे दिया, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि कोई क्वेश्चन आ गया कि जो साइटोकाइन बैरियर है ये हमारी बॉडी के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड है, या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, सोचना नहीं पड़े, बस इस टेबल को ध्यान में रखो और आंसर कर दो। ऐसे ही जो न्यूट्रोफिल हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजिस हैं, NK सेल्स हैं, ये हमारी सेल के क्या हैं, ये हमारी सेल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं, सेकंड बना रहे हैं, थर्ड बना रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाते हैं, जिसके लिए ये टेबल्स थोड़े से आपको ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर सर मृणाल सर, और मैं फ़ोन ही करने लगी थी, रोक दो सर इसको, कितनी देर